नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री पद की दौड़ से एक नेता बाहर हो गया। न केवल प्रधानमंत्री पद की दौड़ से बाहर हो गए, बल्कि उन्होंने विपक्षी एकता से भी तौबा कर ली। उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, बड़ी कोशिश कर ली, हर तरह से प्रयास करके देख लिया, अब मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। और उसके साथ साथ 12 जून को जो पटना में विपक्षी दलों का जमावड़ा होने वाला है, जो बैठक होने वाली है, उसमें भी नहीं जाएंगे। इनका नाम है तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले प्रयास इन्होंने शुरू किया था, पहले ममता बनर्जी ने किया, फिर इन्होंने प्रयास शुरू किया था विपक्षी दलों को जोड़ने का। जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इन्होंने कहा था कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा गठबंधन बनाना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ जाने में भी कोई एतराज़ नहीं है। तो ये उनका रवैया कांग्रेस को लेकर बहुत स्पष्ट कभी नहीं रहा, लेकिन विपक्षी एकता की खातिर वो कांग्रेस के खिलाफ बोलना कुछ दिनों से उन्होंने स्टैंड लेना कम कर दिया था। लेकिन फिर क्या हो गया, क्या परिस्थिति बदल गई? क्यों केसीआर जो इतने 2019 के चुनाव से पहले भी उन्होंने कोशिश की थी, इस बार भी कोशिश कर रहे थे, छोड़ दिया, अपनी पार्टी का नाम बदल दिया, उसको राष्ट्रीय पार्टी के रूप में रजिस्टर करा लिया, पार्टी का विस्तार करने के लिए महाराष्ट्र में दौरे कर रहे थे, 3-4 रैली कर चुके, कर्नाटक में चुनाव लड़े, कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन असली बात क्या हुई, किस वजह से उन्होंने ये फैसला किया? उनके बेटे केटीआर ने घोषणा की है कि बीआरएस अब अपने तेलंगाना के डेवलपमेंट का मॉडल है, उसको देश के सामने पेश करेगी, और कहा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां असफल रही हैं लोगों की आकांक्षा पूरी करने में। लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, सब सामान्य बात है। आगे जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पूरी राजनीति में आए एक नए बदलाव का संकेत है। उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नफरत के आधार पर कोई गठबंधन नहीं बनाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया उन्होंने, बीजेपी का भी नाम नहीं लिया। नाम लिए बिना जो कहा गया वो इशारा करता है कि कुछ तो बदला है, और कुछ बदला है, उसके कुछ जो है कारण जो सामने हैं, जो सार्वजनिक रूप से नज़र आ रहे हैं। उनमें एक कारण है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव का नतीजा। जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका है वो तेलंगाना के दक्षिणी हिस्से से लगता हुआ इलाका है। वहाँ कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। इसकी वजह से केसीआर को लग रहा है तेलंगाना में ऐसा न हो कि कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए। उनको सबसे ज़्यादा डर है मुस्लिम मतदाताओं का, कि अगर मुस्लिम मतदाता बढ़ गया तो उनकी पार्टी का क्या होगा। ये चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि कर्नाटक में मुस्लिम वोट एक तरफा कांग्रेस पार्टी को गया, जेडीएस को नहीं मिला, बीजेपी को मिलने का सवाल नहीं था। दूसरी उनकी समस्या यह है कि बीजेपी लगातार अपना कद बढ़ाती जा रही है, अपना जो है जनाधार बढ़ाती जा रही है, सामाजिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी। वो एक चुनौती थी। तो अभी तक मान रहे थे कि हमारी लड़ाई सीधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से होगी, और भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अब लग रहा है कि अगर ये ट्रायंगुलर फाइट हो गई, इसमें कांग्रेस एक प्रमुख दावेदार के रूप में आ गई, तो फिर केसीआर के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अब देश में एक नई पार्टी बनाने की ज़रूरत, एक नई राष्ट्रीय पार्टी की ज़रूरत है जो डेवलपमेंट का एक नया मॉडल पेश कर सके। उन्होंने कहा कि अब विपक्षी एकता की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद जो अगला सेंटेंस कहा गया कि मुख्य विपक्षी दल पूरी तरह से नाकाम रहा है, यानी कांग्रेस पर हमला और बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर। ये क्या तेलंगाना की राजनीति में, खासतौर से केसीआर की राजनीति में आए बदलाव का संकेत है? याद रखिए, 12 जून की बैठक को लेकर अभी बहुत सारे संशय हैं। ममता बनर्जी ने भी ये संकेत दिया है कि शायद वो बैठक में शामिल नहीं होंगी, अपना कोई प्रतिनिधि भेजेंगी, तो उस बैठक का स्तर अपने आप गिरने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी नहीं जा पाएंगे। तो आप देखिए, राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पर हैं, 10 जून को वो दिल्ली लौट आएंगे। बैठक ये 12 जून को है,
फिर भी राहुल गांधी पटना नहीं जाएंगे। और ये कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी पहले से लगा हुआ है कार्यक्रम, हम चाहते थे कि तारीख बदल जाए, लेकिन आयोजक इसके लिए तैयार नहीं हुए। इसी तरह का बयान एमके स्टालिन का, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आया। ये तारीख हमको जो है सूट नहीं कर रही थी, हमने बदलाव की मांग की, लेकिन आयोजकों ने कहा कि ये संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो खुद जाएंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे, ये अभी स्पष्ट नहीं है। तो विपक्षी एकता का ये जो सम्मेलन होने वाला था वो होने से पहले ही बिखरता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रमुख खिलाड़ी बाहर हो गया है, दूसरा है प्रमुख खिलाड़ी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। वो पूरे देश में घूम रहे हैं, जितने भी विपक्षी नेता हैं, जहां सरकार है वहां भी, जहां नहीं है वहां भी घूम रहे हैं कि जो केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है दिल्ली की सेवाओं के बारे में, उस पर जो है संसद में उसका विरोध किया जाए, विपक्षी दल मिलकर विरोध करें। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, और अभी तक के जो संकेत हैं, कांग्रेस पार्टी बदल भी सकती है, कोई आश्चर्य नहीं है। हालांकि उसकी दिल्ली और पंजाब की इकाई इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ है कि अरविंद केजरीवाल का किसी मुद्दे पर समर्थन किया जाए। तो फिर विपक्षी एकता में अरविंद केजरीवाल की जगह क्या होगी? विपक्षी एकता में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ होंगी? विपक्षी एकता में क्या तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी एक साथ होंगी? एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल सेक्युलर पहले ही इससे अलग हो चुकी है। वो लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब कांग्रेस से लड़कर ही उनका सर्वाइवल है। कोई आश्चर्य नहीं है कि उनका बीजेपी से अलायंस हो जाए लोकसभा चुनाव के लिए। विधानसभा चुनाव तो अभी 5 साल दूर है, उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कर्नाटक का असर तेलंगाना पर ये पड़ा है कि उसके बाद ही ये फैसला किया के चंद्रशेखर राव ने कि 2 जून को तेलंगाना की स्थापना के 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये 10 साल का समारोह 21 दिन चलेगा। 22 जून को इसका समापन होगा, और 12 जून जिस दिन पटना में बैठक है, उस दिन तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा क्षेत्रों में रन फॉर तेलंगाना के समारोह का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव 2 जून से 22 जून तक तेलंगाना में रहेंगे, वो उससे बाहर नहीं निकलेंगे। केसीआर को लग रहा है कि ये विपक्षी एकता के चक्कर में ऐसा न हो कि हाथ से तेलंगाना निकल जाए, तो इसलिए उन्होंने तय किया है कि एंटी इनकम्बेंसी को जितना काट सके, जितना रोक सके, उतना रोकने की कोशिश हो रही है। अलग अलग समारोह किए जा रहे हैं, घोषणाएं की जा रही हैं, अलग अलग समूहों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो 5 साल पहले वादे किए थे उनका क्या, उनको जो पूरा नहीं कर पाए हैं उसका क्या जवाब होगा? इसका कोई जवाब केसीआर के पास है नहीं। केसीआर का ये फैसला ये बताता है कि क्षेत्रीय दलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपने राज्य में अपनी ताकत बढ़ाना। इस फैसले पर और कई दल उतर सकते हैं। कौन कौन होगा उसमें सबसे पहले जो नाम नज़र आता है वो है तृणमूल कांग्रेस का, ममता बनर्जी का, और वो तो स्पष्ट रूप से कह भी चुकी हैं। और चूँकि अखिलेश यादव आजकल वही बोलते हैं जो ममता बनर्जी बोलती हैं, तो अखिलेश यादव भी ऐसा कर सकते हैं। तो धीरे धीरे विपक्षी एकता में जो पार्टियों की संख्या थी उनमें लगातार कमी आती जा रही है। वो जो शरद पवार ने बात कही थी कि इच्छा तो है सबकी विपक्षी एकता की, लेकिन उसके लिए कुछ ठोस करने को तैयार नहीं है। और ठोस का मतलब राजनीति में, खासतौर से चुनावी राजनीति में, यही होता है कि कौन कितनी सीटें कहाँ से लड़ेगा। जब तक इस बात का फैसला नहीं होता, मैं कह रहा हूँ कि कौन नेतृत्व करेगा, कौन नेता होगा, क्या नीतियाँ होंगी, ये सब छोड़ दीजिए। जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि कौन कहाँ से कितनी सीटें लड़ेगा, और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल जो है मजबूत हैं, वहाँ क्या वो राष्ट्रीय पार्टी यानी कांग्रेस को या किसी और पार्टी को जगह देंगे। इससे तय होगा कि विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा, अगर बनता है। मुझे बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन राजनीति में कोई किसी तरह की भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अभी समय भी है, हो सकता है बन जाए, लेकिन उसका नतीजा जो पिछला अनुभव है, अतीत का अनुभव है, उससे कुछ अलग होगा ऐसा लगता नहीं। फिर भी राहुल गांधी के हिसाब से तो मैथमेटिक्स देख लीजिए, उनका मैथ्स देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या नतीजा आने वाला है 2024 के चुनाव का। और नतीजा आएगा तो लोग, ये नतीजा जो है चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला नतीजा तो 2014 में भी आया था, 2019 में भी आया था।
2019 में तो आपके जो सलाहकार हैं, जो रणनीतिकार हैं, वो आपको बता रहे थे कि 160 से 180 सीटें कांग्रेस पार्टी की आ रही हैं। तो कौन चौंका? तो इस बार कौन चौंकेगा ये तो मतदाता ही तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि विपक्षी एकता का जो समा बांधने की कोशिश हो रही थी कि बस एक हो जाओ और मोदी को हरा दो, उसमें भी एकता नहीं नज़र आ रही। वो एकता का मंसूबा भी परवान चढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। 12 जून को क्या होता है उससे अंदाज़ा लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी जो दृश्य दिखाई दे रहा है उससे अंदाज़ा लग रहा है कि 12 जून को क्या होने वाला है। 12 जून की बैठक में कितनी पार्टियों के नेता आते हैं। जिन राज्यों में सरकार है वहाँ मुख्यमंत्री आते हैं कि नहीं, जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहाँ के जो वरिष्ठतम नेता हैं अपनी पार्टी के वो आते हैं कि नहीं। इससे तय होगा कि ये सम्मेलन कितना सफल रहा या असफल रहा। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं ऐसा लगता है कि 12 जून तक अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी के समर्थन की घोषणा न की तो हो सकता है आम आदमी पार्टी न जाए। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी, ये कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी को फेस नहीं करना चाहती। उनको पक्का नहीं कि ममता बनर्जी आएंगी कि नहीं, हालांकि उन्होंने संकेत दिया है कि नहीं आएंगी, प्रतिनिधि भेजेंगी। लेकिन ममता बनर्जी बड़ी डिसरप्टर साबित हो सकती हैं, इसका डर कांग्रेस पार्टी को है। और जिस तरह से खुला युद्ध शुरू हुआ है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, इससे ये आशंका और ज़्यादा बढ़ गई है। तो सवाल है कि क्या ममता बनर्जी का डर कांग्रेस को इस सम्मेलन से अलग रखने पर मजबूर कर रहा है? कांग्रेस को नहीं, कहना चाहिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो पार्टी के सर्वेसर्वा। और दूसरा सवाल उठेगा कि उस बैठक में सीपीआई और सीपीएम के नेता आएंगे। क्या ममता बनर्जी सीपीआई और सीपीएम के नेताओं के साथ बैठने को तैयार होंगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। हो सकता है इसी कारण से ममता बनर्जी खुद ना जा रही हों। तो सवाल बहुत सारे हैं, जवाब देने वाला कोई नहीं है। तो विपक्षी एकता को लेकर सवाल ही सवाल हैं, जवाब का इंतज़ार है। क्या 12 तारीख को मिलेगा? पता नहीं। मिलेगा तो बताएंगे, नहीं मिलेगा तब भी बताएंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।